तो नेपोलियन को हराया, एक नई फीलिंग लेकर आए, कंजर्वेटिव्स की एक नई चीजें, एक नई फीलिंग स्टार्ट हुई, कंजर्वेटिव्स ने कुछ और डिसीजंस लेने शुरू किए। तो बच्चे ऐसा क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स जो आए उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैं पिछली वाली वीडियो में उसको टॉपिक को छोड़कर गया था, वो टॉपिक का नाम क्या था, आर न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। आज की वीडियो में हम इसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बता के गया था, एक सेकेंड, जिसमें मैं आपको कई सारी चीजें बता के गया था। आज की वीडियो में हम उसी के आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? समझो, सबसे पहले यहाँ पर 1815 में क्या हुआ। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स, 1815 में किस किस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, या फिर ये कहिए कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा और वापस से क्या किया, जो पहले चला आ रहा था उसको वापस से गेन करने की कोशिश की। ठीक है, यही ऑटो मोनार्की वगैरह ये सारी चीजों को गेन करने की कोशिश की। सबसे पहले समझो कौन कौन किस किस यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो सबसे पहले था आपका ब्रिटेन। क्लियर? दूसरा था रशिया। तीसरा कौन था? रूसिया। चौथा ऑस्ट्रिया। जिन लोगों ने मिलकर डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। इन लोगों ने जब मिलकर किसको हराया? अरे अरे अरे, एक मिनट रुकना जरा बेटा। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। एक सेकेंड। हाँ, लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या पॉइंट था, वापस से समझेंगे कि ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन एंड रशिया, इन चारों लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। कहां पर भेजे? वियना में। क्लियर? अब इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स ये चारों क्यों ही गए? क्योंकि इन सभी ने मिलकर किसको डिफीट किया था? नेपोलियन को डिफीट किया था। क्लियर? इन 1815। ठीक है, वॉटरलू में जो बैटल हुआ था उसमें नेपोलियन की हार हुई थी, वहीं से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ के रखा था पिछली साल। अब आगे की बात करते हैं। देखो, ये सभी मिले तो टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, क्योंकि ये यूरोप के लिए कुछ और नया लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये नाम याद रखना। ठीक है, क्या नाम है? ड्यूक मेटरनिच। इन्होंने इसको लीड किया। क्लियर? द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रेटी, एक सेकेंड, आ गया। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि ये जो लोग मिले थे, ड्रू ऑफ द ट्रेटी ऑफ वियना ऑफ 1815, इन्होंने 1815 की जो ट्रेटी की, वियना में ट्रेटी की, उसका मोस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब मोस्ट उसका जो मोटिव था वो क्या था? ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन के साथ वॉर चल रहे थे, जब नेपोलियन के साथ युद्ध चल रहा था या बाकी चीजों में वॉर्स, पहले जो जो चीजें की गई थी उन सभी को क्या करना? वापस से वैसा ही कर देना जैसा पहले चल रहा था। ठीक है, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब जिस बर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उसको वापस से लेकर आए यही लोग। कौन? रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ब्रिटेन, ये सब उसको वापस से लेके आए। वहां उन्होंने जो वियना में ट्रेटी की संधि की, उसमें इन सारी चीजों को रखा गया। क्लियर? इसके बाद फ्रांस के साथ क्या हुआ? फ्रांस ने जितनी टेरिटरीज नेपोलियन ने कैप्चर की थी वो सारी टेरिटरीज फ्रांस से छीन ली गई। इसके अलावा अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ठीक है, मान लीजिए ये फ्रांस है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया? इसकी बाउंड्रीज पर नए नए स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, नए नए स्टेट्स बनाए गए। क्यों? इसलिए बनाए गए क्योंकि फ्रांस जो है वो वापस से, जैसे पिछली बार इसने अलग अलग देशों पर कब्जा करना शुरू किया, वैसा ये वापस से ना कर सके। क्लियर? दस द किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। ठीक है, अगर नॉर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर किसको सेटअप किया गया था? नेदरलैंड को।
नीदरलैंड को सेटअप किया गया, क्लियर। इसके बाद देखो जेनोवा was added to the Piedmont in the south, इसको साउथ में। प्रूशिया was given important new territories on its western frontiers while Austria was given control of northern Italy। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। क्या कहा गया है कि प्रूशिया को जो है नई नई टेरिटरीज दे दी गई थी उनके वेस्टर्न साइड में, क्लियर। जबकि ऑस्ट्रिया के पास किसका कंट्रोल आ गया था, नदर्न इटली का कंट्रोल आ चुका था, ओके। ये वियना ट्रीटी में ये सारी चीजें की गई थी। But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched। पर वो 39 स्टेट्स वाला बनाया गया था जिसमें एक ही करेंसी, मतलब बहुत सारी करेंसीज को कम करके दो पर ले आए थे, वो जो था जो नेपोलियन ने बना के रखा था वो अनटच्ड, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किए थे, वो जैसा था वैसा ही रहा। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ये जो है टेरिटरीज का डिवीजन किया गया था। रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया गया था ईस्ट साइड में, जबकि प्रूशिया को किसका दे दिया गया था, सैक्सोनी का। द मेन इंटेंशन was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। और ये सब कुछ करने का सबसे मेन मोटिव जो था, मेन उद्देश्य जो था, वो ये था कि वापस से मोनार्की को लेकर आना, और वैसी मोनार्की कैसी, जैसी पहले चलती थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जैसा मोनार्की का पैटर्न चलता था, वो सारी चीजों को वापस लेकर आना, ये उन लोगों का क्या था, मेन मकसद था, क्लियर। आगे आ जाओ। आगे अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं आगे बात करूं, यहां देखो, कंजर्वेटिव रिजाइम वर सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जितने भी बनाए गए थे, ठीक है, सारे के सारे क्या थे, ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इन लोगों ने साफ कह दिया था हमें क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, किसके खिलाफ, जो काम हम कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने बनाई है, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म करता है या मतलब इनको क्रिटिसाइज करता है तो ये गलत होगा, क्लियर। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और देखो, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, ठीक है, इन द सेम वे इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से नेपोलियन को हरा पाए। जैसे इन्होंने नेपोलियन को हराया, इन्होंने वापस से जो चीजें चली आ रही थी उनको रिस्टोर करना शुरू किया। अब अगर आप फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आप बात करो, तो उन्होंने मीडिया की हेल्प से, न्यूज़पेपर की हेल्प से, मीटिंग्स की हेल्प से लोगों के अंदर जागरूकता लेके आए थे, नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आए थे, क्लियर। अब ये लोग क्या चाहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, ना न्यूज़पेपर्स हो, ना बुक्स हो, ना प्लेज हो, ना सॉन्ग्स हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आगे, अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, या ऐसा कोई भी आइडिया, ऐसी कोई भी न्यूज़पेपर हेडिंग, या ऐसी कोई भी फ्रीडम की बात जो किससे रिलेट करे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करे, ऐसा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने ऐसी डिमांड रखना शुरू कर दी। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है ना, एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ वापस से यहाँ समझो क्या कहा गया था यहाँ पर, कि सबने सेंसरशिप लगा दी, लॉज बना दिए, क्या कंट्रोल करने के लिए, ये जो न्यूज़पेपर में कहा गया था, बुक्स में कहा गया, प्ले सॉन्ग्स, इन सब में कहा गया जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम की बातें की जा रही हो, जो कि किससे रिलेटेड करे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इन सबको क्या कर दिया गया, सेंसर लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दी गई थी, क्लियर। आगे देखो, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continue to inspire liberals। अब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि मेरे आंखों पे पट्टी तो लगा दी आपने, पर मैं फिर भी मन की नजरों से या कहीं ना कहीं से चीजों को देखने की कोशिश करूंगा। इन लोगों ने भले ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में की हुई सारी चीजों को लोगों से बताने के लिए मना किया, उसमें लोगों को पब्लिश करने से मना किया, लोगों को इंस्पायर करने से मना किया, पर जो लिबरल्स थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी भी उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या कर रहे थे, खुद को इंस्पायर कर रहे थे। मतलब उनका ये मानना था कि जैसा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर किया गया वैसा ही हम फिर वापस से लेकर आए, क्लियर। वन ऑफ द मेजर
issue taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड या फिर ये कहिए कि उनको सबसे ज्यादा बुरा किस चीज का लगा, या फिर मैं ये कहता हूँ कि कंजर्वेटिव ने जो किया उसमें सबसे ज्यादा उन्हें किस चीज से समस्या थी, वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दी, आपने सेंसरशिप उसके ऊपर भी लगा दी, इस वजह से कई सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे इस चीज के अगेंस्ट में हो गए थे। ठीक है, अब आगे की बात करें हम, तो हम बात करते हैं द रिवॉल्यूशनरीज। आप देखो बेटा, जैसे कहते हैं ना कि जिसके मन में एक बार जो ख्याल आ गया वो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव्स आ गए, ट्रेटी हो गई वियना की 1815 में। तो अब अगर आप फ्रांस में या कहीं भी अगर आप ऐसी बात करते हो क्या कि मुझे आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, साफ साफ लिखा है, ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद या फिर 1815 से लेकर उसके बाद जितनी भी सालें आई, अगर किसी ने मतलब जो नेशनलिस्ट थे ना, लिबरल नेशनलिस्ट थे जो आज़ादी और नेशनलिज्म की बातें करते थे, उन लोगों के मन में ये ख्याल आ गया, उन लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि अगर हमने कुछ कहा किया या कुछ हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएगी। क्लियर, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। अब ओपनली तो वो डिस्कस कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ओपनली के लिए तो उन्होंने क्या किया था, सेंसरशिप ऑलरेडी लगा दी थी। ठीक है, सेंसरशिप उन्होंने ऑलरेडी इम्पोज कर दी थी, तो ओपनली तो कोई बात डिस्कस हो ही नहीं पा रही थी। तो फिर डिस्कशन कैसे हो रहा था, डिस्कशन करने के लिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू की जो रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी और अपने आइडियाज को लोगों तक चुपचाप भेजना शुरू रखा उन लोगों ने। क्लियर, इसके अलावा टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम्स मीन द कमिटमेंट टू अपोज monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपने इस समय बात की कि मैं एक रिवॉल्यूशनरी हूं, ठीक है, मैं एक आंदोलनकारी हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोनार्कल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई है इनका सीधे सीधे क्या करना, विरोध करना, अपोज करना। ठीक है, जो कि वियना कांग्रेस ने बनाई थी, आप इनका सीधे सीधे क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, जो कि आपके लिए क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्लियर, मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट आर नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इन लोगों ने मतलब जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन सभी का ये मानना था कि अगर हमें आजादी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आजादी के संघर्ष में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा नेशन स्टेट्स को बनाना पड़ेगा। नेशन स्टेट्स बनेगी तभी हमें आजादी का जो संघर्ष हम लड़ रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, आगे समझो। अब इसी में एक पर्सन है जिसका नाम है ग्यूसेप मैजनी। ठीक है, क्या नाम है, ग्यूसेप मैजनी। इनका जन्म जो है वो जिनोआ 1805 में हुआ था। क्लियर, ही बिकेम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ये इसके मेंबर थे, वही जो सीक्रेट सोसाइटी जो रिवॉल्यूशनरीज की बनी हुई थी, जो रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन कर रही थी और उनको सिखा रही थी सारी चीजें। ठीक है, एज अ यंग मैन ऑफ 26 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liberia। हालांकि वो एक यंग पर्सन था, ठीक है, और उसको कहाँ भेजा गया, जेल या फिर कहीं बनवास टाइप से भेज दिया गया। कब, जब उसने एक रिवॉल्यूशन करने की कोशिश की, कहाँ पर, लिबेरिया में। क्लियर, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। और देखो पर्सन जो था वो यही नहीं रुका, उसको भले ही एक्साइल कर दिया गया, ठीक है, पर वो यही नहीं रुका, उसने फिर भी क्या की, दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। पहली सोसाइटी यंग इटली जो मर्सेल्स में थी, ठीक है, उसके बाद उसने जो बनाई यंग यूरोप इन बर्न, जिसके मेंबर्स थे वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। ये याद रखना, इसने कौन कौन सी बनाई थी, यंग इटली, मर्सेल्स, यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे जो थे वो यंग पीपल थे। ठीक है, यंग माइंड थे, और वो किस किस कंट्री से थे, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से। ठीक है, Masoni believed that God had intended nations to be the natural units of mankind। ठीक है, जोसेफ मैसनी का ये मानना था कि भगवान ने खुद क्या किया है, नेशंस जो है उनको बना, मतलब कहा है कि मानवता के लिए नेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। और इसलिए वो ये चाहता था कि ये जो इटली है
वो किसी भी स्टेट का या किसी भी चीज का हिस्सा ना रहे, वो खुद एक नेशन स्टेट बनकर आए। इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। और वो ये चाहते थे, जोसेफ मेसनी ये चाहता था कि ये जो है मतलब इटली जो है वो एक यूनिफाइड रिपब्लिक बन के आए सामने। क्लियर? दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और उसका कहना क्या था कि इटालियंस की आज़ादी के लिए या इटली की आज़ादी के लिए ये जो यूनिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एकमात्र यही एक तरीका है। आगे बात करते हैं। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और उसकी ये बातें समझकर यूजफ मैजनी ने जो चीजों को सिखाया, इन चीजों को सीख कर क्या किया गया, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बना दी गई थी। ठीक है? Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। और मैजनी मीन्स एक पावरफुल पर्सन जिसकी सोच ने, ठीक है, जिसके आइडियाज ने क्या किया, कंजर्वेटिव्स तक को डरा के रख दिया। ठीक है? और वो लगातार किसका विरोध कर रहा था, मोनार्की का अपोज कर रहा था। और उसके जो विजन था, उसकी जो सोच थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को लेकर, इन सारी चीजों ने क्या किया, कंजर्वेटिव्स तक के अंदर एक डर पैदा कर दिया। ठीक है? Metternich described him as the most dangerous enemy of a social order। ऑस्ट्रियन चांसलर थे, मैंने क्या कहा था, उसका नाम याद रखना, उनका नाम याद रखना, क्या, ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच ने तो ये भी कह दिया यहाँ तक कि ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है सामाजिक का के लिए, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। कौन? यूजफ मैजनी। क्लियर? चलो, तो इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट था इसमें, जिसमें हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हाँ, जिसमें हमने शुरुआत कहाँ से की थी, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया शुरू में, बाद में और अभी भी। क्लियर? तो अब ये वाला जो सेकंड वाला जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। क्लियर? यहाँ पर ये क्या होता है, खत्म होता है। अब इसकी जितनी भी वीडियोस है वो आप पीछे जाकर देख सकते हो। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। ठीक है? क्या? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन बिटवीन 1813 एंड 1848। तो अब ये कब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में अभी डिस्कस ना करते हुए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, हम जो है चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। अभी तक हमने 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और दोनों टॉपिक्स के लिए हमने अभी 5 लेक्चर्स लिए हैं और ये 6 लेक्चर है, जिसमें आपकी वीडियो जो है वो आप मतलब जो आपकी जो क्लासेस है वो इजीली आपके पास पहुंच रही। ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, जो मैं अब हर वीडियो के क्लास में कहूंगा बच्चों के लिए। देखिए बच्चे, ये बात हमेशा याद रखिए कि चीजें कभी भी सरल नहीं होती। आपको कहीं ना कहीं उनके लिए मेहनत और परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो फिर मेहनत करना ही सब लोग छोड़ देंगे। अगर आप ये सोचते हो कि बेटा, अगर आपको ये लगता है, दोनों ही चीजें बता रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हो या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर अंदर ये फीलिंग भी आती है कि मैं कहीं ना कहीं बिना मेहनत किए सब कुछ अचीव कर लूंगा, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं। मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ, मैं खुद आपको एक अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं दिन में 16-16 घंटे खड़ा रह रहा हूँ। मतलब 24 घंटे के समय में, एक 24 घंटे के टाइम पीरियड में मैं 16 घंटे आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है? आपके लिए नहीं, मतलब बाकी और भी चीजें हैं, आपकी वीडियो बनाना, कुछ और चीजें, क्लासेस लेना, ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो उनके लिए मैं 16-16 घंटे खड़ा रहता हूँ। तब जाकर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा, बिना मेहनत के मुझे भी कुछ नहीं अचीव हुआ, बिना मेहनत के आपको भी कुछ नहीं होगा अचीव। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि अभी भी आपके पास टाइम, ठीक है, आपके पास टाइम है, अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लेकर आइए, मेहनत कीजिए और थोड़ी बहुत नहीं, अटूट मेहनत कीजिए, जिससे आप अपनी चीज का जिससे आप जितना स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।